नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। तो चलिए अब पहले आपको खबर बताएंगे, उसके बाद आपको इस खबर का पक्ष और फिर विपक्ष बताएंगे। तो सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। बता दें आपको कि 22 जुलाई से शुरू हुआ लोकसभा मॉनसून सत्र जारी है। बीते दिनों केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा चल रही है। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। इन दोनों की बहस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद पड़े। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि देश का बजट बनाने वालों में दलित और ओबीसी जातियों को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए सदन में पूछा कि इसमें पिछड़ी और दलित जातियों के कितने लोग हैं। राहुल ने जाति जनगणना कराने की डिमांड भी रखी थी। इस बात पर जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में कह दिया कि जिसको जाति का पता नहीं वो जाति गणना की बात करते हैं। इसी बात पर संसद में बवाल मच गया। ये बात राहुल गांधी को आपत्तिजनक लगी। उन्होंने कहा कि उनका अपमान किया गया। सपा नेता अखिलेश यादव भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि सदन में किसी की जाति कैसे पूछी जा सकती है। तो चलिए अब इस खबर पर पक्ष बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। और चलिए अब आपको इस खबर के पक्ष बताते हैं। लोकसभा में सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो लोग जाति नहीं जानते हैं वो जाति जनगणना के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने सदन में इसे स्पष्ट किया। उन्हें एक बहाना चाहिए। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक सभी ने ओबीसी के लिए आरक्षण का विरोध किया। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आता कि वो बात को किस तरीके से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, क्योंकि वो बात को कहीं से कहीं और ले जाते हैं। तो ये पक्ष था। विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। जाति उन्होंने नहीं पूछा। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था। तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया। पता नहीं राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। एकदम मतलब बात को कहीं और ले जाते हैं। वो कुछ और कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। वो कुछ उस तरह से कुछ बड़ा अजीब सा है। उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो चलिए अब खबर का विपक्ष आपको बता दें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर कहा, कल बजट चर्चा में बीजेपी नेताओं की ओर से की गई असंवेदनशील और क्रूर टिप्पणियों के खिलाफ संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम जानते हैं कि जाति जनगणना एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और भारत में SC, ST, OBC के कई लोग जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन कल बीजेपी द्वारा उनकी मांग का मजाक उड़ाया गया। संसद के अंदर बीजेपी द्वारा उनका अपमान किया गया। हम यहाँ उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जाति जनगणना के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हमने विरोध किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक बार मैं मंदिर गया तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं हवन और पूजा करूं। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा। सीएम आवास को गंगा जल से साफ किया गया। अब आप चांद पर जाना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टिप्पणी को निंदनीय बताया। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है।
जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। तो आपने बता- देखा जी। तो बता दें आपको कि यहाँ पर जो टिप्पणी है जाति जनगणना को लेकर, जो टिप्पणी है अब जो संसद में जो राहुल गांधी को लेकर बोला गया और जाति जनगणना पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जो है सवाल उठाया कि आखिर ये जो जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अब इस पर अखिलेश यादव भी बीच में कूद पड़े और ये जो मामला है वो विवादित होता नजर आ रहा है और लगातार इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। जी हां, छात्र इंसाफ की गुहार में अब भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है और छात्रों से मिलने के लिए एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर पहुंचे, जहां वो छात्रों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की। पुलिस की कार्रवाई पर छात्रों ने कहा कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और हमें यहां से जबरन उठाया जा रहा है। कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव मामले की सुनवाई उन्होंने की और याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि शहर में पहले आग की घटनाएं हुई, अब पानी में डूबने से मौत हो गई। ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर रहे हैं। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि रास्ते चल रहे मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिए, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस घटना की जांच के लिए पहले ही कमेटी बना चुकी है और जो 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो चलिए, ये खबर आपने जानी और इस खबर पर पक्ष क्या है ये मेरी सहयोगी दिव्या बताएंगी। और चलिए आपको खबर का पक्ष समझाते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हम कैसे पढ़ाई कर लें, ये हमें हटने को बोल रहे हैं। बेसमेंट फिर से खुल जाएगा, फिर से वही रिपीट होगा, फिर लोग मरेंगे और उसके बाद आश्वासन दिया जाएगा कि ये सही हो गया है और अब ये गलत दोबारा से नहीं होगा। आखिर कब सही होगा? मुखर्जी नगर में साल भर से यही चल रहा है। छात्रों ने आगे कहा कि हमारी मांगों पर आश्वासन तक नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि अगर हमारा भरोसा चला जाए तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हमें लिखित में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यानी कि छात्र का पूरे मामले पर कहना है कि हमें एक भरोसा तक नहीं हो रहा कि वापस से ये चीजें, ये जो गलतियां हैं, ये रिपीट नहीं होगी। अगर हमें ये इस बात का भरोसा हो जाए कि ये गलती दोबारा से नहीं होगी और लिखित में हमें मिल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मेंस के टाइम भी बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इलाके में ना सिर्फ कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं बल्कि मार्केट भी बंद है। छात्रों ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि आश्वासन एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को चक्कर में डाल देता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। जब मुखर्जी नगर में संस्कृत आईएस में आग लगी थी तब भी आश्वासन दिया गया था। कोचिंग संस्थान 1 हफ्ते में चालू हो गया और सिर्फ आश्वासन के आधार पर हम अपने विरोध को कैसे कमजोर होने दे सकते हैं? हम आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं और कार्रवाई कराना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका।
सर आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है सर, वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है सर। आश्वासन सर, संस्कृति IAS जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी, हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा इस बात का। आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए सर। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर। ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें। तो देखा आपने छात्रों में किस कदर आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने पहुंचे MCD के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉम्स ने कहा, ये हम सभी के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी विफलता है। ये हमारे लिए एक अधिकारी के रूप में विफलता है कि ये घटना घटी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, इस घटना में 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है। पहला, जो नाले उस क्षेत्र में जल भराव के लिए जिम्मेदार थे, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। दूसरा, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही। आगे उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर MCD ने जिम्मेदार JE को बर्खास्त कर दिया है और AE तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। आगे जांच रिपोर्ट में जो सामने आएगा उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, DMs को, कि वे इस पे रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। MCD द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही MCD ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। तो चलिए आपको बता दें कि दिल्ली में इस घटना के बाद जो है अब ये जो मामला है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने CMD को माफ कीजिएगा MCD को भी फटकार लगाई है और इसी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने जिम्मेदार कोचिंग संस्थान है उतनी ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी है, MCD भी है। ये सभी बातें जो है विवादित हैं और हाईकोर्ट तक ये जो मामला है अब वो पहुंच चुका है।
लेकिन दिव्या। जी, लेकिन निम्मी देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने से ज्यादा ये जरूरी है कि इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए। और ना सिर्फ राजधानी दिल्ली की ये हालत है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की ये हालत है। और जब ये मामला सामने आया तो अलग अलग राज्यों में भी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन मामला सिर्फ बेसमेंट की नहीं है। अगर मामला देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो टॉप फ्लोर पे चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान, अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो वहां पर भी अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी कोचिंग संस्थान जो है वो 6th फ्लोर 5th फ्लोर पे चलाए जा रहे हैं। बहुत कंजस्टेड जगह है, उसमें 50-50 हजार लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। भगवान न करे कि किसी तरह की घटना हो, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो एक साथ 50,000 बच्चों की, जो हमारे नौनिहाल है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए हर एक पहलू पर, ना सिर्फ बेसमेंट पर बल्कि हर एक पहलू पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच होनी चाहिए। कनिका। बिल्कुल, और सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या कोई घटना घटनी जरूरी होती है उसके बाद ही जांच पड़ताल करेंगे आप पहले से इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? पहले ऑडिट क्यों नहीं होता है? जो बिल्डिंग जर्जर हो रही होती है उनका भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कोचिंग संस्थान की अगर हम बात कर लें, बेसमेंट में जहां गोडाउन होना चाहिए था वहां लाइब्रेरी चल रही है, इस पर भी आपने पहले जांच पड़ताल नहीं करी। और अब जब ये घटना घट जा रही है तब हर एक राज्य सरकार अब ऑडिट करा रही है, यानी कि कोई और राज्य भी इसका शिकार हो सकता था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार घटना घटती ही क्यों है, पहले आप क्यों नहीं ध्यान देते? और खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और इस खबर का पक्ष भी आपको बताएंगे, विपक्ष भी बताएंगे और यहां से उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में बात करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से 30 जुलाई को लव जिहाद विधेयक पास हो चुका है। बता दें मंगलवार को पास हुए बिल का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 दिया गया है। इससे पहले यूपी सरकार ने लव जिहाद का कानून 2021 में पारित किया था, लेकिन नए विधेयक में संशोधन कर सजा को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अवैध धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा दोनों को बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने और उत्पीड़न की घटना लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा होती थी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसे मामले में दोषियों को कम से कम 20 वर्ष कारावास या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही अवैध धर्म परिवर्तन करवाने के लिए फंडिंग किए जाने को भी अपराध के दायरे में रखा गया है। बता दें कि अभी तक देश भर में 10 राज्यों में धर्मांतरण का कानून लागू है। लव जिहाद कानून पर होने पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा नेता अखिलेश यादव ने सरकार का जमकर विरोध किया है। तो चलिए, ये खबर आपने जानी और अब इस खबर पर पक्ष बताएंगी दिव्या। चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। लव जिहाद कानून पास होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानून में जो संशोधन और सुधार हो रहा है उसके पीछे यह मकसद है और कड़ाई से नियम लागू हो और उस तरह की चीजें न हो। विपक्ष जो कह रहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यह कानून सभी धर्म के लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं। वो इसका विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे और उन्हें वोट देता रहे, वो सरकार बनाते रहें और मुसलमानों को धोखा देते रहे। तो ये पक्ष था खबर का। अब चलिए विपक्ष बताएंगे मेरी सहयोगी कनिका। सुधार हो रहा है, उसके पीछे मकसद है कि और कड़ाई से उसमें नियम लागू किए जाएं ताकि लोगों को भय हो, इस तरह की बातें न आवे। और विपक्ष जो बात कह रहा है कि खाली खबर का विपक्ष आपको बता दें, लव जिहाद कानून पास होने पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार के जरिए लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं, जबकि धर्मस्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्हीं धाराओं में पुलिस के जरिए FIR लिखी जाए।
तो लव जिहाद कानून में संशोधन किया गया है। सोमवार को इसे पेश किया गया था, मंगलवार को इसे पारित किया गया और अब आपको बता दें कि इस कानून में जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। सजा की अवधि अब उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो चलिए फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। फिर इस वक्त आपसे कल मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और पक्ष विपक्ष के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निम्मी और हम सभी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।